सभी विद्यार्थियों और जो भी इस वीडियो को भले विद्यार्थी देखते हो या फिर कोई भी व्यक्ति देखता हो, भले ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जानकारी के लिए भी, सामान्य जानकारी के लिए भी इस टॉपिक पे आप इसको समझ सकते हैं। और टॉपिक आज का है हम लोगों का भारतीय कला और संस्कृति। भारतीय कला और संस्कृति एक बड़ा दायरा है, लेकिन उस बड़े दायरे में फिलहाल हम लोग उस क्षेत्र को कवर करने जा रहे हैं जो संगीत के क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं। और संगीत के क्षेत्र में अगर हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो उससे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमजद अली निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं। देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अमजद अली खान की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, और ये वही ग्वालियर है जहाँ पे तानसेन जी का भी जन्म हुआ। तो आप कह सकते हो कि तानसेन जी ने संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उसी जगह से अमजद अली खान जी भी आते हैं। हालांकि इनका जन्म बाद में हुआ, 1945 में हुआ, और तानसेन जी अकबर के नवरत्नों में से थे, यानी कि सन 1500 के बाद की बात है, तो वो काफ़ी पुराने हो गए। तो उसी क्षेत्र से ही ये भी आते हैं। कौन? अमजद अली खान। जन्म इनका ग्वालियर में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। आगे चल करके इन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। देखिए, पद्म विभूषण की अगर बात की जाए तो भारत के जो सर्वोच्च नागरिकता के पुरस्कार होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद अगर हम सिविलियन अवार्ड की बात करें, ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद आता है पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, यानी कि इसकी 3 कैटेगरी हैं। और उन 3 कैटेगरीज में से सबसे बड़ी होती है पद्म विभूषण, सबसे बड़ी होती है पद्म विभूषण, दूसरा नंबर का होता है भूषण, और तीसरा नंबर का होता है श्री। तो आप देख सकते हो कि भारत का अगर मैं पूछूं कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिकता का पुरस्कार कौन सा है, दूसरा ये हो जाएगा। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा भूषण और चौथा श्री है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अमजद अली खान जी को पद्म विभूषण, यानी कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, इन सब तरह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र से कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इसमें बताना था कि किस वाद्य से संबंधित है। लिखा हुआ सरोद वादक थे। ये कौन थे? हैं, सॉरी, क्या है? सरोद वादक हैं। इनका वास्तविक नाम बताते हैं कि मासूम अली खान हुआ करता था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य कला का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए, नृत्य की जब भी बात आती है, डांस की जब भी बात आती है, तो डांस 2 कैटेगरी में बांटा गया इंडिया में। अगर आप नृत्य कला शैली की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शास्त्रीय और एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य होगा जो कोई अनुशासित नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। बट जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो क्लासिकल डांस होता है, बड़ा ही डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है, शास्त्र सम्मत होता है। तो आप इनमें से सभी के नाम सुनते हैं अक्सर कि बिहू जो है केरल से है, असम से है, कहाँ से है, बट भांगड़ा पंजाब से है कि कहाँ से, लेकिन नाम तो सभी के सुनते हैं। बट इसमें शास्त्रीय कौन सा है? तो शास्त्रीय केवल है भरतनाट्यम। ये शास्त्रीय नहीं है, बिहू शास्त्रीय नहीं है, भांगड़ा शास्त्रीय नहीं है, तमाशा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। क्लियर? हालांकि बिहू के बारे में जब आप अलग से पढ़ते हो स्पेशली, तो बिहू कई प्रकार का होता है, रंगोली बिहू, काटी बिहू, भोगाल बिहू। तो बट ये यहाँ पे हम बात किसी तरह शास्त्रीय नृत्य की। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से होगा? तमिलनाडु से होगा, तमिलनाडु। मतलब क्वेश्चन का ये है कि इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य था। और शास्त्रीय नृत्य की संख्या केवल कितनी होती है? 8 होती है। 8 में से एक कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। और ये कहाँ से? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में विशेष रूप से इसका विकास कहाँ से हुआ है? तंजौर से हुआ है, जिसको आप तंजावुर भी कहते हैं। तमिलनाडु में तंजौर से इसका विकास हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य का अंत तिलाना के साथ किया जाता है। देखिए, तिलाना के साथ किया जाता है, इसका हो सकता है आपने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में ना पढ़ा हो। तो एक बात यहाँ पे समझ लेना है कि शास्त्रीय नृत्यों का जो परफॉर्म करते हैं, जो इसके परफॉर्म करने वाले होते हैं, परफॉर्म करते हैं, बड़ा ही एक सिस्टम होता है। कैसे भी नहीं वो हाथ पैर हिलाने लगेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को किया जाता है।
तो तिलाना उनमें से एक स्टेप होता है, और ये स्टेप किसका है सबसे आखिरी? तो भरतनाट्यम का है। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा, तिलाना के साथ किया जाता है, हाँ ठीक है। तो भरतनाट्यम में आएगा कि ये जो है तिलाना के साथ में होगा। चलिए अगर हम मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य होता है। कहाँ का? मणिपुर का होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा। कथक कहाँ से होगा? कथक यूपी से हो जाएगा। ओडिसी कहाँ से होगा? ओडिसी उड़ीसा से हो जाएगा। तो ये फिलहाल शास्त्रीय नृत्य हो गए। हालांकि चारों ऑप्शन जो थे शास्त्रीय नृत्य ही हैं, लेकिन इनमें से अंत तिलाना के साथ किसमें होता है? वो भरतनाट्यम। दूसरी चीज कि भरतनाट्यम की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, या कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं होती है इसमें? तो 3 प्रकार के इसमें स्टेप्स होते हैं। शरीर को बेंड किया जाता है अलग अलग तरीके से, तो समभंग, अभंग और त्रिभंग, ये तीनों प्रकार के एक स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं किसमें? भरतनाट्यम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, उसके अलावा और भी यहाँ पे मैंने लोक नृत्य लिखे, हालांकि 4 ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आप यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो उत्तर प्रदेश से आने वाले जो लोक नृत्य मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ख्याल हो गया, चरकुला, रास, झूला, मयूर, धोबिया, छपेली और नटवरी, ये सब के सब कहाँ से? उत्तर प्रदेश से हैं। ये कलसा, दादर, केहरा, राई, गणगौर, ये सब कहाँ से हैं? ये सब मध्य प्रदेश से हैं। तमाशा, दही कला, दशावतार, होली और डिंडी, ये सब कहाँ से? ये ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि तमाशा आपको बताना था तमाशा किससे है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। इसके बाद कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी और आयलिट्टम, ये कहाँ से हो जाएंगे? ये सब तमिलनाडु से हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? देखिए अलग अलग प्रकार के संगीतकार हुए हैं, उनका कौन सा वाद्य यंत्र से संबंध रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में चाहे सिविल एग्जाम की बात की जाए, चाहे एमटीएस के एग्जाम की बात की जाए, इसमें वाद्य यंत्र और वादकों से क्वेश्चन बहुत बने हैं। क्लियर? शास्त्रीय नृत्य वगैरह से क्वेश्चन बहुत बने हैं। देखिए डांस और वाद्य यंत्र का संबंध एक ही बात से है। जो परफॉर्म कर रहा होगा, सामने जब मंच पूरा बनाया जाता है तो उसमें वाद्य बजाने के लिए भी लोग होते हैं, तो वो एक ही पूरे मंच में वो लोग आ जाते हैं। तो जब एक ही मंच से क्वेश्चन बन रहा है कि वाद्य यंत्र कौन बजाता है, वादक कौन है, इसका बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। चलिए मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र प्रसन्ना, विजय राघव राय और राजेंद्र कुलकर्णी, ये सभी लोग, इनका संबंध किससे है? बांसुरी वादन से है। ठीक है, यानी कि बांसुरी बजाने वाले लोग कौन कौन से हैं जिनको विख्यात भारत में माना जाता है? तो ये 5 से 6 लोग हो गए। ठीक बात। जो क्वेश्चन में था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे, तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे हो जाएंगे? बांसुरी से हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, जिनका संबंध किससे होगा? संतूर वादन से होगा। तो संतूर वादन वाले नाम कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हैं संतूर वादन वाले नाम, ये सब संतूर वादन वाले नाम है। ठीक है, फिर तबला वादकों की बात करें तो अल्लाह रखा, लतीफ खान, जाकिर हुसैन, किस महाराज और फैयाज खान, इन लोगों का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे तबला वादन से। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर वायलिन वादकों की बात करें, तो वायलिन वादक वाले ये हो जाएंगे एन राजम, आर पी शास्त्री, के वैद्यनाथन, बाल मुरली कृष्णन, ये सब वायलिन वादक। तो संतूर वादक वाले नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यही क्वेश्चन था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा बांसुरी वादन। एक मिनट माफ कीजिएगा, संतूर वादन ये तो मैंने बता दिया था, इससे है, ये संतूर वादन इससे हो जाएगा। ठीक है, तरुण भट्टाचार्य और ये नाम का बांसुरी वादकों का संबंध इससे है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक काल में पुनर्जीवित करने के लिए श्रेय ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणादले को जाता है? तो अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी, इनमें किसी न किसी को एक मुख्य भूमिका में माना गया है, उनके वजह से उस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ, उनके आने से वो डेवलप हुआ। तो भरतनाट्यम में नाम आता है किसका? इन दोनों लोगों का, ई कृष्णा अय्यर का नाम आता है और रुक्मणी देवी अरुणादले का नाम आता है। तो इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इस पर भी चर्चा हुई है आपसे, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? देखिए त्रिभंग एक स्टेप होता है जिसमें पैरों को मोड़ा जाता है, और एक स्टेप है, ये चीज आपको उसमें समझनी है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि समभंग, अभंग, त्रिभंग, ये तीनों किसमें होते हैं?
तीनों भरतनाट्यम में होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपसे पूछा जाए किसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है, त्रिभंग पर। और त्रिभंग पर केवल ध्यान अगर केंद्रित की बात करते हैं तो ओडिसी जो नृत्य है उसका भी संबंध किससे होता है, त्रिभंग से होता है। त्रिभंग का मतलब ये समझिए कि शरीर को तीन तरह से मोड़ा जाता है, पैरों का झुकाव, कमर का झुकाव और ऊपरी हिस्से का झुकाव, वो इसमें नोटिस किया जाता है। तो ये किसमें होता है, ओडिसी नृत्य में होता है। ओडिसी नृत्य कहाँ से, उड़ीसा से। चलिए अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है। साफ साफ लिखा हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरि सिंह, शैलेश भागवत, भोलानाथ कृष्ण, अली अहमद, हुसैन खान, इन लोगों का संबंध किससे होता है, सहनाई से होता है। ठीक है, यानी कि सहनाई वादक हैं सभी के सभी। और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भगावतार, रमेश प्रेम, गोपाल कृष्ण, बदरुद्दीन डागर, इन लोगों का संबंध किससे, वीणा से है। तो वीणा से इन लोगों का संबंध है और इनका संबंध किससे, सहनाई से। फिर आप पूछा जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे होगा, तो ये किससे आ जाएंगे, सहनाई से आ जाएंगे। सही आंसर क्या होगा, सहनाई। अगला प्रश्न है किस शास्त्रीय नृत्य का विकास एकल महिला नृत्य के रूप में त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में हुआ। देखिए त्रावणकोर एक जगह का नाम है और त्रावणकोर जगह कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है। और केरल में अगर ये जगह पड़ती है तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर कर सकते हो कि केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है, केरल का होता है। फिलहाल कथकली भी कहाँ से होगा, केरल से होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस है नहीं, तो आप क्या करोगे, मोहिनी अट्टम को आंसर कर दोगे कि मोहिनी अट्टम का विकास केरल से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अभी मैंने बताया कि मोहिनी अट्टम कहाँ से है, केरल से है। क्लियर है। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है तो कथक यहाँ पे आंसर होता है, केरल का मोहिनी अट्टम। देखिए अट्टम का मतलब होता है डांस, अट्टम का मतलब होता है डांस, मोहिनी अट्टम। और केरल का कौन सा है, कथकली। कथक यूपी से, कथकली कहाँ से, केरल से। ठीक, कर्नाटक का कोई विशेष रूप से आपको नहीं मिलेगा। तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम। चलो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक नहीं है। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का मतलब क्या है, तो एक बात यहाँ पे समझनी है आपको कि जो संगीत कला भारत में दो प्रकार की होती है, एक होती है हिंदुस्तानी और एक होती है कर्नाटका। हिंदुस्तानी एक होती है संगीत कला और एक होती है कर्नाटक। तो कर्नाटक वाली जो संगीत कला है उसमें 4 राज्य आते हैं दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के 4 राज्य, केरल हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में जो संगीत कला प्रचलित है वो कर्नाटक संगीत कला कहलाती है। शेष भारत में जो संगीत कला फेमस है वो हिंदुस्तानी संगीत कला है। क्लियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इन 4 ऑप्शंस में से जो नाम शेष भारत से नहीं है, यानी कि इनमें से नहीं है, प्रमुख गायक नहीं हिंदुस्तानी संगीत कला का, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तानी संगीत यानी कि इस भारत से नहीं होना चाहिए। तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा MS सुब्बलक्ष्मी। तो MS सुब्बलक्ष्मी कहाँ से आती है, मदुरई से आती है। तो कहाँ पड़ जाएगा, दक्षिण भारत का हिस्सा पड़ जाएगा, और दक्षिण भारत का हिस्सा है तो ये आंसर बनेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संगीत हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख गायक नहीं है। MS सुब्बलक्ष्मी और भी क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 5 महिलाओं में से इनका नाम आता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 5 महिलाओं में से इनका नाम आता है। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था, 1916 में जन्म हुआ, 15 पद्म विभूषण भी इनको मिला और पद्म भूषण भी मिला। 1954 में पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण 1975 में मिला था। तो ये इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं MS सुब्बलक्ष्मी। जब आप भारत रत्न से सम्मानित महिलाओं की बात करते हैं, इंदिरा गांधी वगैरह का नाम उसमें आता है, लता मंगेशकर जी का नाम आता है, उसी लिस्ट में इनका भी नाम आता है। तो यही है जो कर्नाटक संगीत से हैं किंतु हिंदुस्तानी संगीत से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ कि इनमें से कौन कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैली है। देखिए कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैली है, हमने बताया कि संगीत कला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। उनमें से एक हिंदुस्तानी है और एक है कर्नाटक। हिंदुस्तानी संगीत जो होता है उसकी शैलियाँ 10 होती हैं। जो हिंदुस्तानी संगीत होता है उसकी 10 शैलियाँ होती हैं। ये यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है वो हिंदुस्तानी संगीत कला है। हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंतर्गत आने वाली जो डांस स्टाइल है, डांस स्टाइल यानी कि शैली, वो शैली
वो शैली 10 प्रकार की होती है। अब इनमें से 10 में देखिए कौन सी नहीं है, जो नहीं होगी वही कर्नाटक की हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? वर्णम। वर्णम यहाँ पे सही आंसर होगा। ख्याल, ध्रुपद और तराना ये तीनों आपको हिंदुस्तानी संगीत में मिलेंगे। ख्याल ये रहा, ध्रुपद ये रहा और तराना ये रहा, यानी कि तीनों किस में आएंगी? हिंदुस्तानी में आएगी। कर्नाटक में कौन सी आएगी? तो वर्णम आएगी। सही आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि किस शैली के उद्भव में अमीर खुसरो का योगदान है? देखिए ख्याल जो शैली होती है, ख्याल फारसी भाषा शब्द लिया गया है, फारसी भाषा से, और फारसी भाषा शब्द लिया गया है तो अमीर खुसरो का संबंध फारसी भाषा से था, ठीक है। और ख्याल शब्द का मतलब होता है कल्पना, एक विचार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ख्याल होगा। अमीर खुसरो का इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा, और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, जैसे यहाँ पर ये नाम लिखा है शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध मैंने किससे बताया था? ये शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से, और संतूर वादन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन पे जाएं, इसके ऑप्शंस में, तो ये रहा प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादन से, ठीक है। पीछे नाम लिखे हुए मैंने समझाया था, अब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित है? सितार के साथ संबंधित है। और सितार वादकों की अगर बात करें, मैंने सितार वादकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सारे नाम लिखे हुए हैं। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद विलायत खान, मणिलाल नाम, शाहिद परवेज, जया विश्वास, शशि मोहन भट्ट। तो ये सब के सब किससे हैं? सितार वादकों से आते हैं। तो सितार वादक बताता हूँ, पंडित रविशंकर भी आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत और भीम पर आधारित है? देखिए पांडवानी का मतलब होता है पांडव कथा, और पांडवों की कथा संबंधित है किससे? महाभारत से, ठीक। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? पांडवानी। महाभारत का एक कहानी आप पढ़ोगे महाभारत की, समझोगे, उसके बारे में जानोगे, तो पांडव वगैरह उसी से आते हैं। तो ये सही आंसर क्या होगा इसमें? पांडवानी आंसर होगा। अगला प्रश्न आधा किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका जो उद्भव हुआ है विशेष रूप से कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कब भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी को बनाया गया, स्थापना की गई? तो 1953 में क्या बनाया गया? संगीत नाटक अकादमी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है? 1959 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, नई दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर या इसका ऑफिस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर होगा इसमें 1985। अगला प्रश्न भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? देखिए घराना शब्द इस चैप्टर में एक मेन भूमिका अदा करता है। घराना का मतलब होता है फैमिली, मतलब पूरे भारत में जो संगीत कला प्रचलित रही है उसको अलग अलग घरानों में पाया गया है, मतलब फैमिलीज में पाया गया है। उस फैमिली में जिस शैली के गायक रहे हैं उनको हम लोग एक घराने के रूप में जानते हैं। कुछ नाम वो इस घराने से आते हैं, वो इस प्रकार की शैली के गायक थे, तो हम लोग ये कह देते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध उस घराने से है, उस फैमिली से है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली का मतलब एक ऐसा समूह जिसमें एक ही प्रकार के, एक ही शैली को गाने वाले लोग होते हैं, उसको हम लोग घराना बोल देते हैं। क्लियर? तो जो भीमसेन जोशी रहे हैं इनका संबंध किससे रहा है? किराना घराना से रहा है। देखिए किराना का मतलब होता है, पहली बात तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, राजस्थान का एक गाँव था किराना, उसी के नाम पर इसको रखा गया किराना घराना। और किराना घराना से केवल भीमसेन जोशी नहीं है, ये नाम भी आएंगे जो किराना घराना से संबंधित होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शैली में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया? तो नागर शैली आती है इसमें। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो नागर शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न निम्न में से किस देश से विदेशी भारत में वास्तुकला गोथिक शैली लाया गया? तो गोथिक शैली, गोथिक एक चैप्टर है वैश्विक धरोहर, इसमें भारत की धरोहरों की बात करते हैं, 40 धरोहर आते हैं उसमें। उन 40 धरोहरों में से आप एक पढ़ेंगे गोथिक आर्ट एवं डेकोर सैंपल्स, ठीक है। ये मुंबई साइड, महाराष्ट्र साइड आपको मिलेगी। फिलहाल ये गोथिक शैली एक होती है जिसमें वास्तुकला के प्रयोग, वास्तुकला में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये किस देश से आई है? तो ब्रिटेन से आई है। चलिए अगला प्रश्न है कि एगोल का लाटखाना मंदिर निम्न में से किस वास्तुकला की शैली से निर्मित है? ये वास्तुकला यहाँ पे बेसर आती है, यहाँ पे सही नाम होगा बेसर, बेसर शैली, बेसर शैली,
से ये मंदिर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया? तो 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में सोनपुर मेला का आयोजन होता है? तो सोनपुर मेला का आयोजन बिहार राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला ऊंट और मवेशियों, यहाँ पे होगा ऊंट और मवेशियों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला होता है राजस्थान में, पुष्कर मेला। ठीक है, अगला प्रश्न है ये सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में। ये फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में फरीदाबाद में। और कुंभ मेला ये 4 जगहों पे लगता है। ठीक है, देश के 4 अलग अलग स्थानों पे लगता है। 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। ठीक, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद वगैरह आ जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कब भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट की स्थापना की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? और 1984 इसमें सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस घराने से है? लेकिन मैंने अभी आपको बताया था जो घराने होते हैं वो किसी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, और फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी एक प्रकार की संगीत के लिए फेमस रहे हैं कई सारे लोग। तो उसमें से मेवाती घराना भी यहाँ एक आता है, और मेवाती घराने से कौन आ जाएगा? पंडित जसराज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज अच्छा 29 क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है, 29 क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अगली वीडियो में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। और इस चैप्टर में आपसे जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है वो शास्त्रीय नृत्यों से पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है तो मैं कुछ फैक्ट आपको इसमें डिस्कस किए ले रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैंने अभी बताया आपसे कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। तो 8 शास्त्रीय नृत्यों के नाम देख लीजिए और किस राज्य से उनका संबंध है वो देख लीजिए। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ से होगा? तमिलनाडु से होगा। दूसरा कथकली, ये कहाँ से होगा? केरल से होगा। केरल से 2 आएंगे, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी कहाँ से? केरल से हो जाएगा। इसके बाद कथक कहाँ से होगा? कथक यूपी से होगा। कथक कहाँ से होगा? यूपी से। कुचिपुड़ी एक आता है, कुचिपुड़ी होगा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एक होता है सत्रिय, एक होता है सत्रिय। तो सत्रिय कहाँ से होगा? आसाम से होगा, आसाम। एक होगा ओडिसी, तो ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ से? उड़ीसा से होगा, उड़ीसा से होगा। और एक होता है मणिपुरी, मणिपुरी, और मणिपुरी कहाँ से होगा? मणिपुर से होगा। तो ये 3 और 5 है, 5 3 8, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो भारत में अलग अलग क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अच्छे क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।